हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। वॉलपेपर वो आज सर ने ये सिस्टम को अपडेट किया था थोड़ा सा ना, तो वो अपने आप ही लग गया है ना। सर ने अपडेट किया था तो मैं अभी आया, ये देखा तो इसमें वो वॉलपेपर आ गया। ठीक है। तो कैसे हो भाई, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली लास्ट क्लास जो 2 क्लास आई थी वो रिकॉर्डेड आई थी, जिस वजह से दूरियां और बढ़ गई। रिकॉर्डेड लेक्चर देने से क्या हुआ, दूरियां और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस 2 क्लास में तुमने रुपेश सर को ढूंढा होगा, है ना। तो वो तो लाइव थी नहीं, वो क्लासेस तो रिकॉर्डेड थी, तो उसमें कमेंट्री तो चल नहीं रही थी, टू वे कम्युनिकेशन, है ना। लुखास और ये सब मिसिंग था, समझ आया नहीं आया ये सब मिसिंग था। ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देने से क्या होता है, दूरियां और बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं अपना फर्ज बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, ये आपको मालूम है ना। मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, इसलिए मैंने देखिए यहां पर आपके लिए क्या लिखा है, रिवीजन ऑफ लास्ट 2 रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। मैं कोई काम जल्दबाजी में नहीं करता हूं, आप देख लीजिए। मैं फोटोसिंथेसिस का बिल्ला लगाकर आया हूं, आराम से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। रिवीजन विद रुपेश सर भी लाया हूं, है ना। रिवीजन विद रुपेश सर भी लेकर आया हूं। ठीक है, ये देख लीजिए आप पूरा का पूरा। लेकिन क्या होता है ना कि जल्दबाजी में जो काम होता है ना वो शैतान का होता है ना। पूरे साल हमने इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है और हमारे बस 2 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है 5-7 जनवरी तक मैं आपका सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा भयंकर तरीके से। ठीक है। और उसके बाद मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं वो निशाचर आदमी हूं जो पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है। मैं आपको पूरा जनवरी पूरा फरवरी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। पूरा का पूरा। जब पीडब्ल्यू वाले कहेंगे भाई अब बस करो भाई, अब इनको मार्च की छुट्टी दे दो, ठीक है, तो मैं पूरा जनवरी 5, 6, 7, 7, 8 जनवरी तक मैं सिलेबस आपका सारा खत्म कर दूंगा। उसके बाद पूरा जनवरी, ठीक है, खतरनाक तरीके से आपका रिवीजन होगा। सरप्राइज है, रिवीजन विद रुपेश सर तो चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा और भी मैंने कुछ चीज प्लान की हुई है। ठीक है। तो मैं आपका पूरा जनवरी और पूरा फरवरी, ठीक है, और लाइव कराऊंगा, लाइव, है ना। रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड तो मुझे 2 देने थे, दे दिए आपको। और पूरा फरवरी रिवीजन चलेगा आपका। ठीक है। तो चलिए एक बार, है ना, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, है ना। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि लास्ट के जो 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए गए थे उनको मैं 40 से 45 मिनट लगाकर, यस, 40 से 45 मिनट लगाकर आपको एक इतना बढ़िया रिवीजन कराऊं कि आपको लगे कि यार मजा ही आ गया। तो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, जल्दी से हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। थैंक यू भाई। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू। 13 तारीख को बर्थडे था और आपने मुझे विश किया था, है ना। मेरे को सर का कॉल भी आ गया था, है ना। किनका कॉल आया था? पपीज पॉइंट, जो आपको पपीज देते हैं, ठीक है, उन सर का मुझे कॉल आ गया था, है ना। तो आयुध भाई का कॉल आया था, तो आपकी सारी बेस्ट विशेस मिल गई थी। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड माई फैमिली। थैंक यू। ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं, यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, पूरा इंटरेस्ट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, आपको खुद फील आ जाएगा। ठीक है। आप देखिए किस लेवल पे आप पहुंचेंगे आराम आराम से। ठीक है बच्चों, आपने एक सीड जमीन के अंदर डाला है, बिल्कुल सर, सीड जमीन के अंदर डाला है। ठीक है। और आपको मालूम है कि सीड में आपको ये कॉटिलिडन दिख रही है। बीन का सीड है, मतलब बीन है आपका डाइकॉट, तो आपको कॉटिलिडन दिख रही है। और कॉटिलिडन का रोल आप समझते हैं कि सर जो डाइकॉट सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाता है।
तो उस टाइम जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिलिडन के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको कॉटिलिडन दिख रही है, ठीक, और बाहर ये जो छिलका आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको छिलका दिख रहा है बाहर की कवरिंग, ये है आपकी सीड कोट, ये है आपकी सीड कोट। तो ये सीड है, इसमें बाहर का जो छिलका है वो सीड कोट है, अंदर इसके कॉटिलिडन है। तो हुआ क्या, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ। तो जब ये वाला पोर्शन इलोंगेट होगा, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं सीड बोल रहा हूं, जिसमें सीड कोट है, जिसमें कॉटिलिडन है, हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से ये वाला हाथ है हाइपोकोटाइल और ये वाला पार्ट है सीड, ये वाला पार्ट है हाइपोकोटाइल, ये पार्ट है सीड। जैसे ही हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ, तो सीड आपका सॉइल से बाहर आ गया, जिसमें बाहर का छिलका है सीड कोट, ये है आपका कॉटिलिडन और ये लंबा सा है हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल है। तो ये हाइपोकोटाइल की क्या होगी, टिप होगी, जिसको आपने रेडिकल बोला और रेडिकल ने आपकी रूट बना ली। ठीक, रेडिकल ने आपकी रूट बना ली। ठीक, अब आगे जाके आप देखिए, ये हाइपोकोटाइल, रेडिकल ने रूट बनाई, तो ये वाला पोर्शन एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल पर न्यू लीव्स आ गई हैं, मतलब एपिकोटाइल ने शूट बनाई, उस पे न्यू लीव्स आ गई हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस करने का काम जो करेंगी वो लीव्स करेंगी, लेकिन जब तक लीव्स नहीं आई थी तब तक खाना किसने प्रोवाइड किया, कॉटिलिडन ने प्रोवाइड किया। इस टाइप के जर्मिनेशन को बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन, जिसमें हाइपोकोटाइल पहले ग्रो करता है, हाइपोकोटाइल पहले ग्रो करता है, जिसकी वजह से कॉटिलिडन कम्स आउट अबव द सॉइल सरफेस, जिसकी वजह से कॉटिलिडन सॉइल के सरफेस से बाहर आ जाती है। बच्चों ये डायग्राम आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ये डायग्राम आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए। सेल का नंबर बढ़ना, ठीक है, सेल का नंबर बढ़ना, भाई सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ा रही है। या मैं कहूं एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हो गए, मतलब इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ना, या मैं कहूं सेल का नंबर बढ़ना, ठीक, या मैं कहूं किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूं कि लीफ है, आपका लीफ है, ठीक है, लीफ का सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है, लीफ का साइज आपका बढ़ गया है, लीफ का सरफेस एरिया आपका बढ़ गया है, ठीक है, सेल्स का नंबर आपका बढ़ गया है। ठीक है, एक पैट्री डिश है, उसके अंदर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल्स का नंबर बढ़ गया। ठीक है, या मैं कहूं एक बैक्टीरिया ने डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना लिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ गया, ठीक है, लीफ का साइज बढ़ गया, ठीक है, लीफ का सरफेस एरिया बढ़ गया। ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी ग्रोथ है। ठीक, मैं छोटे से बड़ा हो रहा हूं, ठीक, लेकिन मैं बड़े से छोटा तो नहीं हो रहा हूं, मैं छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूं। तो ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, किसके अंदर, लिविंग के अंदर। और जो चीज हो गई मतलब ये एक परमानेंट है, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये आपका परमानेंट है, परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं। एक बैक्टीरिया से दो बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं, चार से आठ, ये परमानेंट चल रही हैं चीजें, ठीक है, और ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। इसको आप बोलते हैं ग्रोथ, जो कि लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल। ठीक, ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी नॉन लिविंग भी शो करते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी नॉन लिविंग भी शो कर दें तो उस प्रॉपर्टी को आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। सर नॉन लिविंग ग्रोथ कैसे शो करता है, बेटा एक चीज होती है माउंटेन, बिल्कुल सही है, माउंटेन पे स्नो का डिपोजिशन हो गया, ठीक है सर, जिसकी वजह से माउंटेन का साइज बढ़ गया, बिल्कुल सही है, साइज बढ़ता है तो आप इसको ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है सर। लेकिन सर थोड़े टाइम के बाद माउंटेन से स्नो तो चली जाएगी, हाँ, माउंटेन तो वैसे ही हो जाएगा, हाँ, तो सर ग्रोथ तो रिवर्सिबल हुई, हाँ, बट आपने तो बताया ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, लिविंग में इरिवर्सिबल होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ रिवर्सिबल होती है। ओके सर, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म में दो टर्म आते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं एनाबॉलिज्म। बोला ठीक है सर, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है फोटोसिंथेसिस में, बिल्कुल हो रही है, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस है तो ये एक एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक,
कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज टूटता है वो वाला जो स्टेप है, ग्लूकोज आपका टूटता है, वो क्या है? कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए कैटाबॉलिज्म है। तो भैया हमें मेटाबॉलिज्म चाहिए जहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो भाई सिंपल सी चीज है, मेरे अंदर अगर ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब मैं खाना पीना खा रहा हूं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तभी तो हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है ना? प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिशन के अंदर आपके सारे विटामिन आपको मिल रहे होंगे, आपके उसके अंदर जो माइक्रो जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, एसेंशियल जो भी हैं, वो आपको मिल रहे होंगे। आपको उस खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है। मतलब आपके शरीर में किस तरह की रिएक्शन हो रही है? कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल भी बना रहे होंगे, और कहीं पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट भी हो रहा होगा। मतलब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको एनर्जी भी मिल रही है, वो एनर्जी आप स्टोर भी कर रहे हैं। ठीक, तो अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से, ए मतलब एनाबॉलिज्म, सी मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से, तो ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ होगी। मतलब क्या हुआ सर? मतलब मेरे अंदर सिंथेसिस वाला प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए, है ना? एनाबॉलिज्म में चीजें सिंथेसिस हो रही हैं, कैटाबॉलिज्म में चीजें टूट रही हैं। तो अगर पॉजिटिव ग्रोथ देखनी है तो सिंथेसिस वाला पार्ट, एनाबॉलिज्म वाला पार्ट ज्यादा है, कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट कम है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है सर, एक चीज होती है लकड़ी। हाँ सर, लकड़ी को अगर पानी में डाल दे, बेटा लकड़ी क्या है? लकड़ी नॉन लिविंग है। लकड़ी को तूने पानी में डाल दिया तो लकड़ी क्या कर गई? लकड़ी स्वेल कर गई। वो पानी किसके अंदर चला गया? लकड़ी के अंदर चला गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशन। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, भाई तू अपने घर की चटकनियां बंद करता होगा, तो जब बारिश का मौसम आता है चटकनियां सही से बंद नहीं होती, क्योंकि वो लकड़ियां जो होती हैं बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से लकड़ी स्वेल कर जाती है। तो कारपेंटर तो घर में लकड़ियां सही लगा कर गया था, लेकिन वो मॉइस्चर की वजह से वो एब्जॉर्ब हुआ, लकड़ी स्वेल कर गई, चटकनियां बंद नहीं होती, फिर मम्मी चटकनियां को, दरवाजे को, लकड़ी की खिड़कियों को खींच खींच के बंद करनी पड़ती है। तो जब कोई नॉन लिविंग मतलब लकड़ी को पानी में डालते हो तो लकड़ी स्वेल कर जाती है, और इस प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप लकड़ी को धूप में रख दोगे, उसको नॉर्मल तापमान सही होगा तो पानी आपका वहां से चला जाता है। तो रिवर्सिबल फिनोमिना हुआ। इम्बाइबिशन कैसा फिनोमिना हुआ? रिवर्सिबल फिनोमिना हुआ। ठीक, प्लांट ग्रोथ, प्लांट के अंदर ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं जिनको आप कहते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, और ये सेल्स कॉन्टिन्यूअसली क्या करती है? डिवाइड करती है, और आपकी नई सेल्स फॉर्म करती रहती है। ये सेल्स रूट के एपेक्स पे मिलती है, ये सेल्स शूट के एपेक्स पे मिलती है। इसको रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं, जो रूट एपेक्स पे और शूट एपेक्स से मिलती हैं, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करके रूट की और शूट की लेंथ बढ़ाती हैं। इनको आप बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक, तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है प्लांट में, जो मेरिस्टेम की वजह से होती है और जो कंटिन्यूअस चलती रहती है, इस टाइप की ग्रोथ को आप बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। आप कभी दिल छोटा मत करिएगा, कभी ऐसे मत सोचिएगा कि यार सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया, हमारा वो टॉपिक निकल गया। ऐसा नहीं है यार, भाई फिर आएगा, भाई लाइव क्लास में तो आएगा ना। हाँ, तो ऐसे मत सोचिए। एक बार मैंने आपको एनाटॉमी में रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था एक टॉपिक का, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में आके उसका लाइव रिवीजन कराया था। आप ऐसे दिल छोटा नहीं करिएगा कभी, ठीक है? चलिए, मेरिस्मेटिक सेल है ना, मेरिस्मेटिक सेल। जो आदमी तुम्हें इतने रिवीजन लेक्चर देता है, इतने तुम्हारा रिवीजन प्लानर लेके आता है, तो रिवीजन विद रुपेश से स्टार्ट किया है, पूरी जनवरी पूरी फरवरी रिवीजन कराएगा, वो आदमी की सोच बहुत ऊपर है भाई, वो ऐसी छोटी सोच नहीं है। ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल, मेरिस्मेटिक सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। ठीक है सर, सर मेरिस्मेटिक सेल्स जब कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेंगी तो वो नई मेरिस्मेटिक सेल्स बनाएंगी। बिल्कुल सही है सर, ये जो नई मेरिस्मेटिक सेल्स बनी है, इन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया। बेटा इस चीज को क्या बोलते हैं? सर एनाटॉमी में बताया था, इस चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये सेल्स अब डिवाइड नहीं करेंगी? नहीं सर, इन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया। तो ये कैसा टिश्यू बनाएंगी? सर ये परमानेंट टिश्यू बनाएंगी। बेटा उसका एग्जांपल बताओगे? सर उसका एग्जांपल पेरेन्काइमा है। तो पेरेन्काइमा की जो सेल्स है वो यूजुअली डिवाइड नहीं करती, क्योंकि वो कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। अब इस पेरेन्काइमा ने
लीफ का पार्ट बना लिया। अब आप याद करिए, लीफ के अंदर मीजोफिल था, मीजोफिल दो पार्ट में डिवाइड था, पैलिसेड पेरेनकाइमा और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। तो इसका मतलब ये पेरेनकाइमा जो परमानेंट टिश्यू है, जो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, जो डिवाइड नहीं कर रहा है, इस पेरेनकाइमा ने आपका लीफ का मीजोफिल वाला पार्ट आपका बना लिया। तो बच्चों, सेल्स, मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड भी करती हैं, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि अगर उन्हें डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज करना पड़ा तो वो लूज करेंगी और प्लांट में कोई ऑर्गन बना लेंगी। ऑर्गन का नाम है लीफ, और लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स है वही क्या है, वही आपका क्या है, पेरेनकाइमा है। बच्चों, ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटोप्लाज्म। सिंपल सी चीज समझिए, अगर ग्रोथ हो रही है तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है, जिसमें आपका न्यूक्लियस भी आ गया है, साइटोप्लाज्म भी आ गया है, उसका कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में जाइए, इंटरफेस में क्या होता था सर, इंटरफेस में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस होती थी। कहां होती थी सर, साइटोप्लाज्म में होती थी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, बिल्कुल होता था। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए तो इंटरफेस को ग्रोथ फेज बोला था। हां, तो ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोटोप्लाज्म के। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मेजरमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमारे पास कुछ पैरामीटर है जो प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड है सर, जैसे नंबर, साइज, सरफेस एरिया, लेंथ, फ्रेश वेट। देखिए जरा, एक चीज है मेज, मेज के अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, मेज में क्या है, रूट, रूट के एपेक्स पे क्या है, बहुत सारी मेरिस्मेटिक सेल्स है। तो वहां पर एक मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करके 17,500 सेल प्रोड्यूस करती है एक घंटे में। ये है मेज, ये है मेज की रूट, मेज की रूट का ये है रूट एपेक्स। तो मेज की रूट की टिप, जिसको मैं रूट एपेक्स बोल रहा हूं, वहां पर मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो वहां पर एक मेरिस्मेटिक सेल एक घंटे में 17,500 सेल प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर आपका जो वॉल्यूम है, जो साइज है, वो बढ़ गया कितना, 3,50,000। तो वाटरमेलन के अंदर सेल्स इन वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर जो सेल्स हैं वो कितनी टाइम्स इंक्रीज हो गई, उनका साइज कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 3,50,000। तो वाटरमेलन वाला साइज का एग्जांपल हो गया, मेज वाला नंबर का एग्जांपल हो गया। लीफ है, आपके घर में देख लीजिए, आज कोई लीफ लगी हुई है प्लांट पे, उसका सरफेस एरिया मेजर कर लीजिए, 10 दिन बाद उस लीफ का सरफेस एरिया फिर मेजर कर लीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा, है ना। जब लीफ में ग्रोथ होगी तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप साइज के रेस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में, नंबर के रेस्पेक्ट में ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। लेंथ, एक चीज होती है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से निकलती है पोलन ट्यूब, तो धीरे धीरे उस पोलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकल रही है और धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब आप ग्रोथ को लेंथ के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट होता है ड्राई वेट प्लस वाटर, ठीक है, फ्रेश वेट में ड्राई वेट प्लस वाटर, ठीक। तो एक पेड़ है, उसका जो टोटल वेट है, ठीक है, ड्राई वेट प्लस वाटर, ठीक है, तो ड्राई वेट प्लस वाटर, टोटल वेट को बोलते हैं फ्रेश वेट। लेकिन जो बेस्ट वेट माना गया वो ड्राई वेट माना गया। क्यों? क्योंकि पूरे साल अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग सीजन की वजह से पेड़ के आसपास जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो वेरी करता है ना, मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट वेरी कर रहा है तो आपका फ्रेश वेट वेरी कर सकता है। तो इसलिए आप बिना वाटर के, बिना मॉइस्चर कंटेंट के आप वेट को मेजर करिए, उसको बोलते हैं आप ड्राई वेट।
है ना, उसको आप बोलते हैं ड्राई वेट, कि भैया एक प्लांट है, उसके अंदर टोटल उसका वेट कितना है, उसमें लिविंग पार्ट कितना है, उसमें नॉन लिविंग पार्ट आपका कितना है। तो फ्रेश वेट में ड्राई वेट भी है और वाटर भी है। तो बेटर मेजर करना जो होता है वो ड्राई वेट होता है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से आपका जो फ्रेश वेट है वो वेरी कर सकता है डिफरेंट सीजन में। ठीक, तो अगर आप फ्रेश वेट में से वाटर निकाल देंगे तो आपका आएगा ड्राई वेट। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप जल्दी से यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई। अब देखिए ये सर ने क्या बनाया है, रूट टिप बनाया है ना, रूट टिप बनाया है, रूट एपेक्स बनाया है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, सर आपको अलग अलग रीजन आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन आपको दिखाने वाले हैं। रूट टिप जिसको आप कहते हैं रूट एपेक्स। ठीक, तो यहां पर जो जोन दिखाई गई है वो मेरिस्टेमेटिक जोन दिखाई गई है, मतलब इसकी सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं। इनकी सेल्स का साइज कैसा है, छोटा है, और इनकी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म डेंस है। प्रोटोप्लाज्म डेंस का मतलब है कि इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनेल होगा वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, बहुत ज्यादा क्लोज होगा। ठीक, आपने घर में कोई खीर बनाई और वो खीर इतनी पतली बनी तो वो डेंस थोड़ी ना है। लेकिन आपने कोई दाल बनाई, मान लीजिए उस दाल में सिर्फ पानी पानी है, दाल बहुत कम है तो वो डेंस नहीं है। लेकिन आपने ऐसी दाल बनाई, कई बार मम्मी कहती ना कि यार आज दाल बड़ी घेंट सी गई है, ठीक है, इसके अंदर पानी कम रह गया, तो दाल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज है, चीजें डेंस हो गई हैं। ठीक है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म है, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो भी मटेरियल है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। मेरिस्मेटिक सेल्स में आपकी सिर्फ एक ही सेल वॉल मिलती है, उसका नाम है प्राइमरी वॉल। बच्चों प्राइमरी वॉल प्लस सेकेंडरी वॉल इज इक्वल टू सेल वॉल, लेकिन मेरिस्मेटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सेकेंडरी वॉल नहीं मिलती, उसमें सिर्फ आपकी प्राइमरी वॉल मिलती है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं ये सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं कुछ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा क्या थे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन थे जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने और मेरिस्मेटिक सेल्स में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिकियस न्यूक्लियस, मतलब मेरिस्मेटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, लार्ज मिलेगा और आपको क्लियरली दिखेगा, तो आपने वर्ड यूज किया कॉन्स्पिकियस। तो मेरिस्मेटिक जोन हमारा हो गया। मेरिस्मेटिक जोन से नेक्स्ट जो जोन है वो है आपकी इलोंगेशन जोन। ये सेल्स को, इस जोन को इलोंगेशन जोन क्यों बोला, क्योंकि इसकी सेल्स इलोंगेट हो गई। इसकी सेल्स इलोंगेट क्यों हो गई, क्योंकि इसकी सेल्स में वैक्यूल डेवलप हो गए। इसका मतलब मेरिस्मेटिक रीजन की जो सेल्स थी वो छोटी थी और इनके अंदर वैक्यूल नहीं पाए जाते। ठीक है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। ठीक है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन जिसको आप बोल रहे हैं क्या, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, सेलुलोज बोल रहे हैं। अब जरा इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, इस बात को समझिएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा बच्चों, आपके पास सेल वॉल है, सेल वॉल में काफी सारी सेलुलोज की चेन है। ठीक, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एक्सपेंसिन प्रोटीन, जो इन सेलुलोजिक चेन को, सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोजिक चेन है, इस सेलुलोजिक, ये पॉइंट समझा रहा हूं, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं। आपके पास सेल वॉल है, इस सेल वॉल में पहले से प्रेजेंट है क्या, सेलुलोजिक चेन। भाई सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। इसी में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एक्सपेंसिन प्रोटीन। आप याद करिए जब आप सेल वॉल का कॉम्पोजिशन पढ़े थे, सेलुलोज था, हेमीसेलुलोज था, पैक्टिन था और प्रोटीन भी था। मतलब सेल वॉल में प्रोटीन भी होते हैं, उसमें से एक प्रोटीन का एग्जांपल है एक्सपेंसिन प्रोटीन। इसने क्या किया, ये जो सेलुलोज की चेन है इनको तोड़ दिया। सेलुलोज की चेन टूटने की वजह से जो सेल वॉल है वो कैसी हो गई, लूज हो गई। सेल वॉल कैसी हो गई है, लूज हो गई है। तो ये जो सेल वॉल लूज हो गई है, इसके अंदर
और सेलुलोज ऐड हो जाएंगे, और सेलुलोज ऐड हो जाएंगे। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, इसके अंदर और सेलुलोज ऐड हो गए तो आपकी सेल वॉल और मोटी हो गई, न्यू सेल वॉल फॉर्म्ड हो गई, न्यू सेल वॉल फॉर्म्ड हो गई। एग्जिस्टिंग सेल वॉल में सेलुलोजिक चेन जो थी उनके मॉलिक्यूल्स टूटे, उनके बॉन्ड टूटे, सेल वॉल थोड़ी लूज हुई, उसके अंदर और आपके नए सेलुलोज ऐड हो गए। इसको बोल रहे हैं न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। बच्चों ये पॉइंट समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। अच्छा, सेल चैप्टर में पढ़ाया था, निहारिका कह रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, अब है मैच्योरेशन जोन, ये वाला। सेल अटेन मैक्सिमम साइज, ठीक है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, ठीक है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल मतलब यहां पर आपका लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है। आप याद करिए जब सेल मैच्योर थी, ओल्ड थी, तो उसके अंदर प्राइमरी वॉल से अंदर सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड हुई थी और सेकेंडरी वॉल में आपका लिग्निन मिलता है, ठीक है। और सेकेंडरी वॉल आपकी कहां मिलती है? ट्रैकिड के अंदर मिलती है, एनाटॉमी में बताया था। बाहर प्राइमरी वॉल, अंदर आपकी सेकेंडरी वॉल। तो मैं कह सकता हूं कि आपका प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो गया है। प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो गया किस तरीके से? ट्रैकिड्स जो होते हैं वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं, तभी तो ट्रैकिड डेड है, तभी तो ट्रैकिड डेड है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, ट्रैकिड ने अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर दिया है, ठीक है। और आपके ट्रैकिड के अंदर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ, और उस सेकेंडरी वॉल में आपका लिग्निन मिलता है, ठीक है। ये तो था हमारा जो 2 लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दिए थे, उसका एक पोर्शन तो आपका ये हो गया, ठीक। अब ये लास्ट लेक्चर जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों आपके पास है मेरिस्मेटिक सेल्स, एनाटॉमी याद करिए, ठीक। कहां प्रेजेंट है? रूट और शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है। इन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो कैसा टिश्यू बन गया? परमानेंट टिश्यू बन गया, ठीक, परमानेंट टिश्यू आपका बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप डिफरेंशिएशन, ठीक। एग्जाम्पल लिखा है ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट में आते हैं ट्रैकिड्स और वेजल्स, ठीक है। ये ट्रैकिड और वेजल्स अपने प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं? लूज करते हैं, और ये कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। अब आप देखिए सर ने 2 ट्रैकिड दिखाए हैं, एक ट्रैकिड ये रहा, दूसरा ट्रैकिड ये रहा। जो येलो कलर से सर ने दिखाई है वो है आपकी प्राइमरी, जो सर ने व्हाइट कलर से आपको दिखाई है, जो बाहर की तरफ व्हाइट कलर से सर ने दिखाई है वो प्राइमरी वॉल है, और इससे अंदर सर ने येलो कलर से जो दिखाई है वो आपकी सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल में आपका रेड रेड कलर से डॉट है जिसको सर ने लिग्निन बोला है, जिसको सर ने लिग्निन बोला है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं सेकेंडरी, देखिए सेलुलोज कहां मिलेगा? सेलुलोज प्राइमरी वॉल पे भी मिलेगा, सेलुलोज सेकेंडरी वॉल पे भी मिलेगा, सेलुलोज प्राइमरी वॉल पे भी मिलेगा, सेलुलोज सेकेंडरी वॉल पे भी मिलेगा। बट जो आपका लिग्निन होगा वो प्राइमरी वॉल पे नहीं मिलेगा, लिग्निन आपका सेकेंडरी वॉल पे मिलेगा। इसका मतलब सेकेंडरी वॉल में लिग्निन भी है, सेलुलोज भी है। किसमें? सेकेंडरी वॉल में। तो सेकेंडरी वॉल कैसी हो गई है? थिक हो गई है। तो अब जब वाटर यहां से मूव कर रहा है, वाटर किस पर अटैच होगा? सर वाटर अंदर वाली वॉल पर अटैच होगा। तो जब एक ट्रैकिड से पानी दूसरे ट्रैकिड में जा रहा है, जब एक ट्रैकिड से पानी दूसरे ट्रैकिड में जा रहा है, तो पानी किसको टच कर रहा है? सर पानी अंदर वाली वॉल को टच करेगा। अंदर वाली वॉल कौन सी है? सर अंदर वाली वॉल सेकेंडरी वॉल है। तो वाटर किसको अटैच कर रहा है? सेकेंडरी वॉल को अटैच कर रहा है। सेकेंडरी वॉल में क्या है? लिग्निन है। तो बच्चों वाटर और लिग्निन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर और सेकेंडरी वॉल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर और सेकेंडरी वॉल की लिग्निन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं एडेशन, जिसको बोलते हैं एडेशन। तो बच्चों डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर और लिग्निन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एडेशन, जिसकी वजह से वाटर को आप ऊपर तक चढ़ाने में हेल्प होती है, जिसकी हेल्प से वाटर आपका मूव करता है। तो वाटर आपका मूव कर रहा है, उसमें एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एडेशन, जो आपकी वाटर और
लिग्निन ऑफ सेकेंडरी वॉल के बीच में लगती है। ठीक, समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है, आपका यस आ गया है। मेरिस्मेटिक सेल्स ने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया तो सर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल आपने बोला पेरेन्काइमा। ठीक है, अगर सर इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई तो इस प्रोसेस को आपने डी डिफरेंशिएशन बोला था और ये वापस से मेरिस्मेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन मेरिस्मेटिक सेल्स में वापस से कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। और इन मेरिस्मेटिक सेल्स को आपने सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला था एनाटॉमी के अंदर, इनको आपने बोला था सेकेंडरी मेरिस्टेम, बिल्कुल सही है। तो डी डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेम बनते हैं, डी डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेम बनते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। उनका एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इसका मतलब इंटर और कॉर्क बनते हैं डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। ठीक, टिश्यू कल्चर है सर, आपने बीकर के अंदर लीफ डाली है, बिल्कुल सही। सर लीफ कैसा है? लीफ में मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल किसका बना है? पेरेन्काइमा का बना है। पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाए तो क्या बोलेंगे सर? डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अगर पेरेन्काइमा टिश्यू में डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाए तो क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अगर पेरेन्काइमा में डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाए क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बनेगा सर? मास ऑफ सेल बनेगा। किसका बनेगा सर? मेरिस्मेटिक सेल्स का मास बनेगा। उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे कैलस। तो कैलस क्या है सर? मेरिस्मेटिक सेल का मास है। क्या वही अनडिफरेंशिएटेड है? हां सर, वही अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड कब वर्ड यूज करते हैं? जब मेरिस्मेटिक नेचर होता है। जब डिवाइड करता है तो अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं, जब डिवाइड करता है अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। तो कैलस किससे बना? कैलस बना डी डिफरेंशिएशन से। रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन मेरिस्मेटिक सेल्स में कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफरेंशिएशन। क्या बना? परमानेंट टिश्यू। डिवाइड करता है? नहीं। कर सकता है? कर सकता है। इसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी आ सकती है? आ सकती है। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। क्या बना लेगा सर? वापस से मेरिस्मेटिक सेल्स बना लेगा। अगर इसके अंदर दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी चली गई, इसने दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर दी, तो इसने वापस से क्या बना लिया? इसने वापस से परमानेंट टिश्यू बना लिया। तो ये है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये है आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और ये वाले थे आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये वाले थे आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। मतलब अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दे, अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दे और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। इसको आप बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। इसको आप बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको आप बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। अब जरा इसको समझना, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है मुझे, एक बार आप इसको समझना। इसको मैं आपको फ्रेश बना के समझाता हूं, ठीक है, एक मिनट। फॉर्म रूट, रूट इनिशियल ऑफ रूट कैप सेल, रूट एपेक्स इनिशियल ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर, ठीक है, इनर साइड फॉर्म वेस्कुलर, प्रोटोडम आउटर मिडल इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, आ जाओ जरा, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। इस डायग्राम को मैं आपको यहां पर फिर से बना के बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप चीजों को वो कर सको। मैं यहीं पर बताऊंगा, आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आसान थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये चीज मैं आपको बना के समझाऊंगा, अभी लाइव बना के समझाऊंगा, ठीक है, आप फील कर पाएंगे बेटा, ठीक है। ये डायग्राम एनाटॉमी के अंदर भी आता है, ठीक है, एनाटॉमी के अंदर भी आता है। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए।
और कभी ऐसे मत मानना भाई कि किसी दिन रिकॉर्ड दिया, ऐसे नहीं समझना, ठीक है। रिकॉर्ड भी एकदम उच्चतम क्वालिटी का दिया था, ठीक है, और लाइव में भी उसका रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, व्हाइट से बनाते हैं। देख, पूरा फोकस करना, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से। रूट एपेक्स बता रहा हूं मैं, रूट एपेक्स एनाटॉमी में भी है ये डायग्राम, ठीक है। रूट एपेक्स ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस। ये इतना जो रीजन है आपका, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, इतना जो आपको रीजन दिख रहा है, ठीक है, इस रीजन को मैंने आपका बोल दिया रूट एपेक्स। यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, इस रीजन को मैंने बोला रूट एपेक्स। सर रूट एपेक्स पर हमने जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि रूट एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल मिलती हैं। तूने बिल्कुल सही पढ़ा था, रूट एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल ही मिलती हैं। तो सर जरा मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाइए। देख, मैं तेरे को 3 कलर से मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाऊंगा। पहले तुझे कौन सा कलर दिखा? पहला मुझे दिखा येलो कलर, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाइए। और तुझे सर ने किससे दिखाई? पिंक कलर से दिखाई। और सर ने तुझे किससे दिखाई? रेड कलर से दिखाई। बिल्कुल सही है। तो तुझे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स सर ने दिखाई है, वो कितनी टाइप की दिखाई? सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपने मुझे दिखाई है, वो 3 तरह की दिखाई हैं। मतलब आपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरे को 3 तरह की दिखाई। एक आपने येलो कलर से दिखाई, एक आपने पिंक कलर से दिखाई, एक आपने रेड कलर से दिखाई, ठीक है। और ये जो आपने येलो कलर से दिखाई है, यहां आपने एक और दिखाई मुझे ग्रीन कलर की दिखाई है ना, ग्रीन कलर की दिखाई है। तो सर जो ये येलो कलर की आपने दिखाई है, ये जो येलो कलर की आपने दिखाई है, ये क्या बनाएगी बेटा? ये येलो कलर की जो तेरे को दिखाई है, ये रूट में सबसे बाहर की लेयर बनाएगी। सर रूट में मेरे ख्याल से जो बाहर की लेयर है, उसको आप एपिडर्मिस बोलते हैं, उसको आप एपिडर्मिस बोलते हैं। सर इस मेरिस्टेमेटिक सेल का कोई नाम है बेटा? इस मेरिस्टेमेटिक सेल का जो नाम है, उसको आप बोलते हैं प्रोटोडर्म। सर प्रोटोडर्म मेरिस्टेमेटिक सेल का नाम है? यस। ये जो येलो वाली है, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम है आपका प्रोटोडर्म। और ये प्रोटोडर्म, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपकी बनाएगी एपिडर्मिस। तो तुझे बाहर की तरफ, ये देख, बाहर की तरफ तुझे येलो कलर से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाहर की तरफ तुझे येलो कलर से, दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी, ये जो येलो कलर से तुझे दिखी है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। और आप चाहो तो इसको प्रोटोडर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उनको आपने प्रोटोडर्म बोला, इस येलो वाले को आपने प्रोटोडर्म बोला। और इस प्रोटोडर्म ने आपकी क्या बनाई? इस प्रोटोडर्म ने आपकी बनाई है एपिडर्मिस। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। सर पिंक वाली क्या है? पिंक वाली जो है, इसको बोलते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स। सर इनिशियल्स ऑफ कॉर्टेक्स का क्या मतलब हुआ? इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स का क्या मतलब हुआ? इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स का मतलब यह हुआ, जो सेल वहां पर
आपकी क्या बनाएगी, आपकी कॉर्टेक्स बनाएगी, आपकी एंडोडर्मिस बनाएगी, आपकी पेरिसाइकल बनाएगी। अच्छा, ये वाली सेल, ये सब CYLE, ये वाली सेल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल बनाएगी। हां, तो इन सेल्स को बोला है इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस से अंदर बनेगी, एपिडर्मिस से अंदर बनेगी। ये देखिए, एपिडर्मिस से आपकी अंदर की तरफ ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हैं क्या, कॉर्टेक्स। और इन सेल्स को आप बोल सकते हैं इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स। और जो रेड कलर की सेल है वो तेरा बनाएगी जाइलम फिलोयम। इनिशियल्स उनको बोलेंगे इनिशियल्स ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर। मतलब ये सेल बेटा तेरी बनाएंगी जाइलम और फिलोयम। अब तू खुद सोच, सबसे अंदर वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, सबसे बाहर क्या मिली, एपिडर्मिस मिली, उससे अंदर क्या मिलेगी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल मिलेगी, उससे अंदर क्या मिलेंगे, वेस्कुलर टिश्यू मिलेंगे। इसका मतलब ये जो रीजन हो गया तेरा, ये जो अंदर वाला रीजन हो गया है, ये वाला जो अंदर वाला रीजन हो गया है, यहां है तेरे जाइलम एंड फिलोयम। मतलब ये है तेरा इनर वाला, ये है तेरा वेस्कुलर टिश्यू। और जो ग्रीन वाली बची है, इनको बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। इनिशियल्स ऑफ रूट कैप का मतलब हो गया ग्रीन वाली रूट कैप बना लेगी, क्योंकि भाई ये रूट एपेक्स है, ये क्या है आपका, ये रूट एपेक्स है, और रूट एपेक्स को आप रूट टिप बोलते हैं, और इसको कवर करने के लिए है आपका रूट कैप। तो बच्चों, सेल की पोजीशन के बेसिस पर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहे हैं। जो सेल्स अंदर की तरफ है, जो सेल्स अंदर की तरफ है उसने वेस्कुलर टिश्यू बनाए, जो सेल बाहर की तरफ है उसने एपिडर्मिस बनाई, बहुत ज्यादा बाहर है उसने रूट कैप बनाई, जो बीच में है उसने कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस बताई। तो सेल की पोजीशन के बेसिस पर आपके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहे हैं। बच्चों, एकदम फील आया अंदर तक कॉन्सेप्ट? तो यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अंदर तक गया है। पूरा का पूरा यस लिख दीजिए। एक लिख रहा है नोट करना है, नोट मत कर, नोट ऑलरेडी तेरे पास ये है, तेरे को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट तेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा है ना। अब तूने ये समझ लिया तो तेरे को ये डायग्राम अपने आप समझ में आ जाएगा, और तू उसको खुद घर पे खुद भी रफ बना के देख सकता है, तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कंडीशन फॉर ग्रोथ, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए जो आपके प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट होंगे। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल की सिंथेसिस करेगा। आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो आपके इंजाइम्स जो होते हैं, उन इंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाएगा। इंजाइम्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स की जो चेन है उनके बॉन्ड आपस में से टूट जाएंगे। और लो टेम्परेचर दे दोगे बहुत ज्यादा तो इंजाइम्स आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे। लाइट आपको चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है, लाइट की प्रेजेंस में आपकी फ्लावरिंग होती है। वाटर आपको चाहिए, जब वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल स्वेल करेगी, इसको बोलते हैं टर्जिडिटी। सेल स्वेल करेंगी, टर्जिडिटी। ठीक है, तो जब किसी सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल स्वेल करती है, जिसकी वजह से सेल का इलोंगेशन भी होता है, जिसको आप एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, और वाटर एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम के एक्शंस के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा आपका,
ग्रेविटी ग्रेविटी डिटरमाइन करती है रूट और शूट की पोजीशन। ठीक है, रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होगी, शूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद है आपका ग्रोथ रेट। इसके बाद है आपका ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके बाद था आपका ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट। ठीक है, आ जाओ जरा ग्रोथ रेट समझेंगे। ग्रोथ रेट क्या है? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ठीक, आपके पास एक पेट्री डिश में 50 बैक्टीरिया थे, 20 मिनट के बाद उसमें आपके 100 बैक्टीरिया हो गए, तो एक टाइम के बाद उसमें आपके कितने सेल्स का नंबर बढ़ गया? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी ग्रोथ हुई उसको बोला ग्रोथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फिर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे लीफ ऑफ प्लांट, जैसे लीफ ऑफ प्लांट, आपका लीफ का सरफेस एरिया 5 दिया है, 6 दिन के बाद आपने मेजर किया, लीफ का सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब सरफेस एरिया आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया का, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जांपल हो गया लीफ ऑफ प्लांट का, कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन वेराइटी ऑफ वे। ठीक है, ग्रोथ रेट शोन एंड इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो दो तरीके से ग्रोथ रेट है, एक है आपका अर्थमेटिक और एक है आपका ज्योमेट्रिक। आ जाओ भाई आ जाओ। एक लिख रहा है सर नया चैप्टर स्टार्ट करो ना। अरे यार क्या यार आओ बेटा, है ना, हम उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं, है ना, 13-14 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है, हमें फॉलो करिए। ठीक है, और आइए बच्चों, दो तरीके का ग्रोथ रेट है, एक को बोलते हैं अर्थमेटिक और एक को आप बोलते हैं ज्योमेट्रिक। ठीक है, एक को बोलते हैं अर्थमेटिक और एक को आप बोलते हैं ज्योमेट्रिक। ठीक, नया चैप्टर तो स्टार्ट हो ही जाएगा बेटा, थोड़े दिन में आपका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिर्फ रेस्पिरेशन बचा। ठीक है, 5-7 जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ समझिएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ समझिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे बेटा, तो रिवीजन रिवीजन की तरह होना चाहिए। रिवीजन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दोबारा से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ढंग से चैप्टर नहीं कंप्लीट करोगे, अभी अच्छे से इंटरेस्ट लेके जल्दी जल्दी खत्म करोगे, तो बेटा फिर रिवीजन के टाइम आपको ऐसा लगेगा नहीं आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम आपको लगेगा हम तो दोबारा से पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो जितने अच्छे से क्वालिटी के साथ चैप्टर कंप्लीट होंगे, रिवीजन फिर रिवीजन की तरह आपको लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आइए अब आप देखिए, आपके पास एक सेल थी, उसने डिवाइड करके 2 सेल बनी, 1 और 2, 2 सेल बन गई। ठीक, जिसमें फर्स्ट वाली सेल डिवाइड नहीं करी, सेकंड नंबर की सेल डिवाइड करी, तो सेकंड नंबर की सेल डिवाइड करी तो 3 और 4 बन गई। ठीक, अब इसके अंदर 1 और 3 वाली डिवाइड नहीं करी, 4 वाली डिवाइड करी तो 5 और 6 बन गई। तो अगर आप यहां पर देखिए, सिर्फ एक ही सेल डिवाइड कर रही है, 1 और 2 में 2 वाली सेल डिवाइड करी, 1, 3, 4 में 4 वाली सेल डिवाइड करी। ठीक है, एक ही सेल डिवाइड कर रही है, बाकी जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो रही है, हो सकता है वो कोई स्ट्रक्चर बना ले, तो एक ही सेल डिवाइड कर रही है। लेकिन आप यहां पर देखिए, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, यहां सारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, इसलिए सेल का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। यहां सारी सेल डिवाइड नहीं कर रही, इसलिए सेल का नंबर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा। इस ग्रोथ को बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ, इस ग्रोथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये है अर्थमेटिक ग्रोथ, ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक, ज्योमेट्रिक ग्रोथ ज्यादा फास्ट होती है अर्थमेटिक ग्रोथ के कंपेयर में। अब जरा आप जाइगोट देखिए, जाइगोट में यहां पर आपको 2 सेल दिखाई है, 2 सेल जाइगोट दिखाया है, 2 से हो गई 4, 4 से हो गई 8, 2 से 4, 4 से 8, हर सेल डिवाइड कर रही है। इसका मतलब जाइगोट ने कैसी ग्रोथ पैटर्न फॉलो किया? ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को फॉलो किया। लेकिन यहां पर आप देखिए, जो डार्क ब्लू है
उन्हीं सेल्स में डिवीजन हो रहा है। जो लाइट ब्लू है बाकी सेल्स हैं उनमें डिवाइड नहीं हो रहा है, उन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया। इसका मतलब यहां सारी सेल्स डिवाइड नहीं कर रही, इसका मतलब यहां पर जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलो कर रहा है। तो जाइगोट के डेवलपमेंट में शुरू में ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो होता है और बाद में अरिथमेटिक पैटर्न फॉलो होता है, जो इस डायग्राम में समझाया गया है। चलिए अब जरा यहां पर आप देखिएगा जरा ध्यान से, अरिथमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक डिवीजन हुआ, मतलब पहला वाला ये वाला अरिथमेटिक में माइटोटिक डिवीजन हुआ और सिर्फ एक ही डॉटर सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, बाकी सब डिफरेंशिएट हो रही है, मतलब मैच्योर हो रही है। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रूट इलोंगेशन। ठीक है, तो रूट इलोंगेशन धीरे धीरे आपका हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का फॉलो करता है। ठीक, और देखिए लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड, लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहां पर आपका रूट का क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। तो ये फॉलो करता है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ। एल टी क्या है, एक टाइम के बाद क्या लेंथ आई। एल नॉट क्या है, एक इनिशियल लेंथ क्या थी। भाई इनिशियल आपकी जो रूट की लेंथ थी वो इतनी थी, एक टाइम के बाद उसकी लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे एल टी। आर क्या है, ग्रोथ रेट है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है। अब जरा यहां पर देखिए ध्यान से, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्यादातर सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक प्लेट है जिसमें आपका एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हुए, दो से चार हुए। ठीक, अब 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। यहां पर सेल्स का नंबर ज्यादा बढ़ा क्योंकि ज्यादा सेल्स ने डिवाइड किया तो ज्यादा सेल्स बनी, फिर इन सारी सेल्स ने डिवाइड किया तो और सेल्स बनी। यहां डिवाइड करने में के लिए एक ही सेल थी, तो एक सेल डिवाइड करके कितनी बनाएगी, दो ही बनाएगी। दो सेल डिवाइड करके कितनी बनाएगी, चार बनाएगी। लेकिन जब सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा और वो डिवाइड करेंगी तो अब 4 से एकदम से 8 हो गई, 8 से एकदम से 16 हो गई। तो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ पैटर्न था वो था लैग फेज। ये देखिए ये रहा लैग फेज। तो लैग फेज में जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, स्लो थी। लेकिन उसके बाद ग्रोथ एकदम से बढ़ी, एकदम से बढ़ी, तो आप इसको बोलोगे लॉग फेज, इसी को आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक, और ये कहां ग्रो हो रही है, पैट्री डिश में ग्रो हो रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पैट्री डिश में जो आपने न्यूट्रिएंट डाला था, इस पैट्री डिश में आपने क्या डाला था, न्यूट्रिएंट डाला था, वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होना स्टार्ट करेगा। तुम सिंपल से समझ लीजिए, सिंपल से समझ लीजिए, मेरे पास मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए थे, ठीक है, जो कि है नहीं। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल क्यों दूं, मैं किसी का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये एक आदमी है, इस पे 1-2 करोड़ रुपए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में इसके 1-2 बच्चे पैदा हुए, 2-3 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रोथ आपकी स्लो है। ये वाला एग्जांपल नहीं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल नहीं। ठीक है, ये छोड़ो, आप इसी में एग्जांपल समझिए। जब एक पैट्री डिश में आप बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हो तो इनिशियली उसका जो नंबर है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, लेकिन जब उसके अंदर 4 या 8 सेल्स हो जाएंगी, जब वो सेल्स डिवाइड करेंगी, जब ज्यादा सेल्स डिवाइड करेंगी तो आपकी ज्यादा सेल्स फॉर्म्ड होंगी। तो शुरू में ग्रोथ लैग थी, स्लो थी, बाद में ग्रोथ फास्ट हो गई, लॉग हो गई, मतलब एक्सपोनेंशियल फेज हो गया। अब इस पैट्री डिश में सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं अरे भाई ये कह रहे हैं आयुष सर का एग्जांपल दो, सुधांशु सर का एग्जांपल दो। अरे नहीं भाई, है ना, हम किसी का एग्जांपल क्यों दे भाई, यहां देखो भाई, है ना। हाँ, अरे भाई झगड़ा करवाओगे, भाई जैसे हैं वो हमारे। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। जो एग्जाम्पल देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमने पहले कभी एग्जाम्पल नहीं दिए, आयुष सर के एग्जाम्पल नहीं दिए, सुधांशु सर के एग्जाम्पल नहीं दिए। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम्पल आप खुद के लिए नहीं ले पाए, पहले मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने हट गया, नहीं मैं अपने लिए नहीं ले रहा, तो जो मजाक आप अपने लिए नहीं ले पाए वो मजाक आप किसी दूसरे के लिए भी नहीं ले सकते।
हां, अगर आप वो मजाक अपने लिए लेके समझा रहे थे बच्चों को, तो फिर आप दोनों सर का एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते थे, लेकिन वो चीज हम अपने पे नहीं ले पाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी उस पॉइंट में, तो वो मजाक हमें फिर दूसरे का लेके भी नहीं समझाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों सर का एग्जाम्पल हम समझाएंगे नाम लेके, लेकिन कोई दूसरा समझाएंगे जिसको मैं अपने पे भी ले सकता हूं। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। तो आप खुद बताइए, पेट्री डिश के अंदर आपका जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? कम होंगे। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो अब ग्रोथ कैसा आ जाएगा? ग्रोथ एक स्टेशनरी आ जाएगा, ग्रोथ एकदम स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। तो लैग फेज में ग्रोथ स्लो है, लॉग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फास्ट है। और फिर न्यूट्रिएंट मीडिया क्या हो गया? सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, न्यूट्रिएंट डिक्रीज हुआ, तो आपका कैसा फेस आ गया? स्टेशनरी फेस आ गया, सिग्मोइड कर्व आपका बन गया, सिग्मोइड कर्व आपका यहां पर बन गया। फिर इन्होंने हमसे पूछा है, सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। सिग्मोइड कर्व ये देख लीजिए, इट इज अ टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल? इसके अलावा क्या कोई और एग्जाम्पल भी है? ठीक है, इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपका सिग्मोइड कर्व फॉलो होता है? बिल्कुल है। जो स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ होती है स्लो, तो स्प्रिंग सीजन में कौन सा फेस आ गया? लैग फेस आ गया। जो समर होता है, ठीक है, जो समर होता है, समर में ज्यादातर फ्लावरिंग होती है, समर के अंदर जो ग्रोथ होती है फास्ट, तो वो एक्सपोनेंशियल फेस आ गया। ऑटम और विंटर में ग्रोथ आपकी रुक जाती है। ठीक है, तो ऑटम विंटर में आपका कौन सा आ गया है? स्टेशनरी फेस आ गया। विंटर में ग्रोथ थोड़ी सस्पेंड हो जाती है, तो ऑटम और विंटर में स्टेशनरी फेस, समर में एक्सपोनेंशियल फेस, और स्प्रिंग में आपका लैग फेस। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया है। ये देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। मैं चाहता तो मैं आपको 15 मिनट में भी रिवीजन खत्म कर सकता था, आपको उसमें मजा आता, बट ऐसा नहीं है। अपना क्या है यार, जो भी काम करना है ना, अपना नहीं पूरे पीडब्ल्यू का, जो भी काम करना दिल से करना। अब रिवीजन कराना है तो फिर दिल से रिवीजन कराना है, पूरा का पूरा। अब आप देखिए, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस, देखिए W1, W0, R, T, E, इसको आप समझिए ये क्या है। R is the relative growth rate and also measure of the ability of plant to produce new plant material referred as efficiency index, and the final size of W1 depends upon initial size। मतलब W1 जो है, मैं बताता हूं, एक मिनट बताता हूं। Quantitative comparison between growth of living system can also be made in two way. Measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. The growth of the given system per unit time expressed on a common basis per unit initial parameter is called relative growth rate। ठीक है, तो दो नाम मुझे यहां पे मिल गए। एक तो मुझे मिल गया है, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और एक हो गया है रिलेटिव ग्रोथ रेट। आ जाओ जरा समझो। ठीक है, आप गए एफडी कराने के लिए गए, बैंक में गए, पैसा लेके गए। ठीक है, एफडी लेकर गए आप। ठीक है, आपने एफडी कराने के लिए कुछ पैसा दिया और आपने उससे पूछा कि मुझे मिलेगा कितना, मिलेगा कितना, मतलब एक टाइम के बाद कितना मिलेगा, ये पूछा आपने। एक टाइम के बाद कितना मिलेगा, मतलब फाइनल साइज कितना मिलेगा, है ना। जब बाद में मैं पैसा लेने के लिए आऊं तो बक्सा लेकर आऊं, गाड़ी लेकर आऊं, ब्रीफकेस लेकर आऊं, सूटकेस लेकर आऊं, ठीक है, या फिर गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करके दे दोगे, ठीक, मिलेगा कितना। तो बैंक वाले साहब ने कहा कि आप पहले ये बताओ कि दोगे कितना। अरे बाबा, पहले ये बताओ कितने पैसे दोगे एफडी करने के लिए, 10 लाख दोगे, 20 लाख दोगे, 50 लाख दोगे। इनिशियल साइज बताओ सबसे पहले, सबसे पहले तो इनिशियल साइज बताओ आप कितना दोगे। ठीक, दूसरा
ये डिपेंड करेगा कि बैंक वाले उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 6% का दे रहे हैं, 7 का दे रहे हैं, 8 का दे रहे हैं, है ना। तो अब जो मैक्सिमम चल रहा है एसबीआई में वो 7.23 समथिंग चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप 444 डेज के लिए अपनी एफडी कर सकते हैं। मैंने कराई है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और सीनियर सिटीजन के लिए इससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो अभी मैं सीनियर सिटीजन तो नहीं हुआ हूं थोड़ा, ठीक है। तो रेट कितना दे रहे हैं और कितने साल के लिए आप बैंक में पैसा डालेंगे, 1 साल के लिए डालोगे, 2 साल के डालोगे, 3 साल के डालोगे या 5 साल के डालोगे, ठीक है। टाइम, इसका मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करेगा। ग्रोथ रेट क्या हुआ, ग्रोथ रेट हो गया बैंक वाले जो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। डब्ल्यू नॉट हो गया बैंक वालों को आपने कितने पैसे दिए। तो आपकी ग्रोथ, आपका फाइनल साइज एक टाइम के बाद डिपेंड करता है 3 चीजों पर। आपने बैंक वालों को कितना पैसा दिया, डब्ल्यू नॉट, बैंक वालों ने उस पर कितना इंटरेस्ट लगाया, आर, आपने पैसा बैंक वालों को कितने साल के लिए दिया, टी, ठीक है, टी। तो यहां पे W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। अब यहां पर 2 चीजें आपको बताई गई है, 2 चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। देखिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसको समझिए। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट समझिए। अगर किसी टीचर का चलो भाई, अप्रेजल का समय है तो यही एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर, चलो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर हम आयुष सर का एग्जांपल ले लेते हैं और सुधांशु सर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इस तरह का नहीं है, इसमें मैं अपना भी एग्जांपल ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं रुपेश सर का, ठीक है रुपेश अंकल का, रुपेश सर का। यहां किसका लें बताओ, आयुष सर का लें या सुधांशु सर का लें बताओ। एक हमने अपना ले लिया, एक हमने आयुष सर का ले, किसका लें बताएं। पपीस सर का लें, पपीस सर का लें या फिर किसका लें बताओ जल्दी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है, वही तो बता रहा हूं, वही तो करा रहा हूं, ठीक है। सुधांशु सर का, आयुष सर का आयुष सर का ले लेते हैं चलो, ठीक है। आयुष सर भी मान लो या सुधांशु सर भी मान लो, ठीक है। अब देखिए, रुपेश सर का जो पैकेज था वो मान लीजिए 5 लाख का पैकेज था, उनको 5 लाख मिलता था, ठीक। अब रुपेश सर का पैकेज बढ़ा के कर दिया कितना, 10 लाख का। टाइम मैंने मान लिया 1 साल, मान लो 1 साल के बाद अप्रेजल होता है। तो रुपेश सर का जो पैकेज था पीडब्ल्यू में सैलरी वो थी 5 लाख। अब 1 साल बाद रुपेश सर की जो सैलरी हो गई है वो हो गई है 10 लाख, ठीक। तो मेरा कितना पैकेज बढ़ गया सर, आपका 5 लाख बढ़ गया। तो एक टाइम के बाद मेरा कितना पैकेज बढ़ गया, ठीक है। तो मेरी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, मेरा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है 5 लाख। अब यहां देखो, आयुष सर का पैकेज था 50 लाख, 1 साल के बाद इनका पैकेज बढ़ गया 50 से 55 हो गया, ठीक। तो आयुष सर का पैकेज कितना बढ़ा, आयुष सर का पैकेज बढ़ा कितना, 5 लाख। तो आयुष सर का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना हुआ, 5। मेरा भी कितना हुआ, 5। हम दोनों का कितना हुआ, 5 हुआ। मेरा भी 5 लाख बढ़ा, इनका भी 5 लाख बढ़ा। तो हम दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, सेम है। लेकिन ये भाई दुखी है कह रहा है 5 ही बढ़ा है, ठीक है। ये मुझसे दुखी है, कह रहा है उसका तो डबल कर दिया, उसका तो 5 से 10 हो गया है, मेरा तो 50 से 55 हुआ है। अरे दीवाने तू देखना, तू था किस पे ये भी तो देख, और मैं गरीब आदमी हूं, मैं किस पे हूं ये भी तो देख, है ना भाई, कुछ तो शर्म कर, है। तुम कुछ छोड़ोगे तो भूखे नंगों को कुछ मिलेगा। हम दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट देखें
मेरा भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है और इनका भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ए का भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बी का भी क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन आप रिलेटिव ग्रोथ रेट देखिए, रिलेटिव ग्रोथ रेट मैं पहले कितने पे था। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट देखिए आप, मेरा कितना बड़ा 5 से 10, मेरा कितना बड़ा 5 बड़ा। पहले मैं कितने पे था 5, तो 5/5 डिवाइड किया तो मेरा रिलेटिव ग्रोथ रेट आया 100%। भाई साहब का कितना बड़ा 50 से 55, 5 बड़ा। पहले ये कितने पे थे 50 पे थे, इनका कितना परसेंट बढ़ा 10% बढ़ा मेरा ज्यादा बढ़ा। ठीक है, इनका कम बढ़ा। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट मेरा ज्यादा है, इनका रिलेटिव ग्रोथ रेट कम है। तो पहले थे भी तो हैवी पे। बात समझ में आई तो यस लिखिए। बात समझ में आई तो यस लिख दीजिए। अरे आ गई अमीर लोग अरे दीवाने। आयुष सर ने हर जगह बोल बोल के पैसा उठाओगे तो पाप लगेगा, पैसा उठाओगे तो पाप लगेगा, बोल बोल के सारा पैसा उठा लिया। ठीक है, आ जाओ। पेन उठाओगे पाप लगेगा नहीं, पैसा उठाओगे तो पाप लगेगा, पैसा उठाओगे तो पाप लगेगा, सारा तो खुद उठा लिया। ठीक है, चलो भाई अब जरा यहां पर देखना, दो टर्म है, एक है प्लास्टिसिटी और दूसरा है हेट्रोफिली। ठीक है, एक है आपका प्लास्टिसिटी और दूसरा है आपका हेट्रोफिली। तो आप जरा इस चीज को समझिएगा एक बार। एक है आपका प्लास्टिसिटी और एक है आपका हेट्रोफिली। तो आप इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक है आपका प्लास्टिसिटी और एक है आपका हेट्रोफिली। ठीक, अब आप यहां पर देखिए, हेट्रोफिली इन ए लक्सपुर, ये लक्सपुर प्लांट की क्या है आपकी लीफ है। ठीक, तो अब आप देखिए, जब लक्सपुर प्लांट यंग है, जुवेनाइल स्टेज में है, तो आप लीफ का पैटर्न देखिए, लीफ का शेप देखिए। ठीक है, और जब लक्सपुर प्लांट एडल्ट हो गया, ओल्ड हो गया, तो उसकी लीफ में और ज्यादा सेगमेंटेड लीफ हो गई हैं। तो बच्चों, एक ही पेड़ पर डिफरेंट टाइप की लीव्स मिलना, ठीक है, एक ही पेड़ पर डिफरेंट टाइप की लीव्स मिलना, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली। ठीक है, यहां पर देखिए, ये है आपका बटरकप, बटरकप को बोलते हैं रेननकुलस। तो जब आप बटरकप प्लांट को देखोगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखोगे, तो उसकी लीफ का शेप अलग है। लेकिन जब आप इसकी लीफ को पानी के अंदर देखोगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखोगे, तो लीफ का शेप अलग है। तो एक ही पेड़ पर एक से ज्यादा टाइप की लीफ का मिलना, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली, इसको बोलते हैं आप हेट्रोफिली। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, ये इन्वायरमेंट की वजह से है। यहां पर टेरेस्ट्रियल है माहौल, यहां पर कैसा है वाटर है, मतलब एक्वेटिक कंडीशन है। तो ये जो शेप आया, ये इन्वायरमेंट की वजह से आया, इन्वायरमेंट की वजह से आया। तो ये इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली है, ये इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली है। तो लीफ के अंदर जो डिफरेंट शेप आता है, वो इन्वायरमेंट की वजह से भी आ सकता है और वो डीएनए क्रोमोसोम की वजह से भी आ सकता है। तो एक ही पेड़ पर एक से ज्यादा टाइप की लीफ मिल रही है, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली। एक से ज्यादा टाइप की लीफ मिली, इसका मतलब इस लीफ का ग्रोथ पैटर्न अलग रहा होगा, इस लीफ का ग्रोथ पैटर्न अलग रहा होगा। तो जब दो लीव्स आपको अलग अलग क्यों दिख रही हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ पैटर्न अलग अलग है। दो लीफ आपको अलग अलग क्यों दिख रही है, एक ही पेड़ पर दो लीफ आपको अलग अलग क्यों दिख रही है, क्योंकि इनका ग्रोथ पैटर्न अलग अलग है। तो लीफ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करती है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लीफ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न फॉलो कर रही है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से
एक से ज्यादा टाइप की लीफ मिल रही है सेम प्लांट पर, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली। डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न की वजह से, प्लास्टिसिटी की वजह से डिफरेंट टाइप की लीव्स मिलती हैं। प्लास्टिसिटी की वजह से हेट्रोफिली है, प्लास्टिसिटी की वजह से हेट्रोफिली है। बच्चों पूरा आपका अच्छे से रिवीजन हो गया है, तो आप एक बार यस बोल दीजिए। पूरा आप सेटिस्फाई हैं तो आप सेटिस्फाई लिख दीजिए। यस तो आप हर बार ही लिखते हैं, नहीं यस लिख दीजिए। सेटिस्फाई में ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, अल्फाबेट ज्यादा टाइप करने पड़ेंगे। आप सेटिस्फाई हैं तो वाई लिख दीजिए, सिर्फ वाई लिख दीजिए। एक बार आप वाई लिख दीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ लास्ट 2 recorded lectures, so please write alphabet Y in सम्मान of rupees sir. ठीक है, so you guys satisfied. एक घंटा 5 मिनट लगे तुम्हें सेटिस्फाई करने में, देख लो। आ जाओ, तुमको और सेटिस्फाई करते हैं। ले चल कहीं, 1 2 3 4 5। अब भी नहीं जागा और मेरे साथ रिवीजन नहीं किया तो भूल जा सिलेक्शन। पूरे साल एक्सक्यूज दिया, अब तो जाग। नहीं सर, अब भी नहीं जागूंगा। क्यों क्यों नहीं जागेगा? अभी अभी आपने बताया कि आप 7 या 8 जनवरी के बाद अभी अभी आपने बताया आप 7-8 जनवरी से लेके पूरा फरवरी रिवीजन कराओगे, तो मैं तो तब जागूंगा। अरे दीवाने जाग जा, अभी जाग पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है? उसमें भी रिवीजन कराऊंगा, बड़ा खतरनाक वाला रिवीजन कराऊंगा। लेकिन लुखे अभी भी जाग जा, बता रहा हूं। तू जाग जा, अभी भी जाग जा, थूतड़ी पे मारूंगा, जाग जा। वेलकम टू हेल। अबे कैसा टाइम आ रहा है ये? 60 सेकंड, 90 सेकंड दे देते हैं, चलो। क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं कब? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है। मेटाफेज सेकंड फेज है साइटोकाइनेसिस का। क्रोमोसोम स्प्लिट एंड ईच डॉटर क्रोमेटिड कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम इन एनाफेज। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इज डबल इन एनाफेज कंपेयर टू मेटाफेज विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्रोमोसोम। सेल वॉल ऑफ मैच्योर सेल, प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ। Secondary wall formed on inner side of the primary wall at the end of final stage of karyokinesis. ठीक है, chromosome reach at respective pole decondense and lose identity. करिए, कल पूरी एनर्जी के साथ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। डिंग 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 डिंग। अब आइए जरा देखते हैं, आपकी तैयारी अभी पता चलेगी। अभी आपकी तैयारी पता चली। क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, ठीक है, एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। बताइए जरा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। बताइए, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताइए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताइए। बताइए, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, किस स्टेज के अंदर? आपका मेटाफेज के अंदर। ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है।
ठीक। सेकेंड फेज ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये आपका गलत हो गया है। क्रोमोसोम स्प्लिट एंड ईच डॉटर, क्रोमोसोम स्प्लिट बोलो या सेंट्रोमेयर स्प्लिट बोलो, दोनों सही है। ईच डॉटर क्रोमेटिड कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम इन एनाफेज, ये आपका सही है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इज डबल इन एनाफेज कंपेयर टू मेटाफेज विथ रिस्पेक्ट टू वन क्रोमोसोम, नहीं डबल नहीं, नंबर ऑफ क्रोमेटिड हाफ है इन एनाफेज। बच्चों मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, एनाफेज में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। एनाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, तो बच्चों डबल नहीं है, आपका हाफ है। सेल वॉल ऑफ मैच्योर सेल, प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मैच्योर नहीं यंग। सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल अवे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, अवे नहीं टूवर्ड्स। एट द एंड ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, एट द एंड नहीं बिगनिंग। तो आपके सही कितने हुए, आपके सही कितने हुए, आपके दो स्टेटमेंट सही हुए, आपके दो स्टेटमेंट सही हुए। आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आंसर नो वन इन द लीडर बोर्ड, 40% लोगों का आपका सही हुआ। ठीक है, अरे प्रोफेसर साहब भी आए हैं, ठीक है, तो 40% लोगों का आपका सही हुआ। ठीक, चलिए ये लो 90 सेकेंड लो, करो। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैनॉट बी सीन इन एनाफेज एज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर इन एनाफेज। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैनॉट बी सीन इन, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैनॉट बी सीन इन, टीलो 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 टीलो। Nuclear membrane formed around chromatin material. So two daughter nucleus formed in telophase. Nuclear membrane formed around chromatin material. So two daughter nucleus formed in telophase. Cell wall middle lamella traversed by plasmodesmata connect cytoplasm of two cell. ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। ठीक, साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल, मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट, लार्ज डिश शेप स्ट्रक्चर, एलिगल सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट एब्सेंट, मॉर्फोलॉजी साइज स्टडी इन एनाफेज। चलिए देख लेते हैं। ठीक, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैनॉट बी सीन इन, बच्चों ये एनाफेज नहीं है, टीलो 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 फेस, ये आपका गलत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड क्रोमेटिन मटेरियल एज टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन टीलोफेज, ये आपका सही है। सेल वॉल मिडिल लैमेला ट्रेवर्स बाय प्लास्मोडेस्मेटा, प्लास्मोडेस्मेटा कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल, सही है। मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट मिलता है, सही है। लार्ज डिस्क, लार्ज नहीं स्मॉल, गलत हो गया। एल्गल सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट एब्सेंट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका प्रेजेंट है, गलत हो गया। मॉर्फोलॉजी साइड स्टडी एनाफेज, एनाफेज नहीं मेटाफेज, ये गलत हो गया। तो आपके 1 2 3 सही हुए, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। 65% लोगों ने कहा, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी तैयारी चल रही है। छुपके से, इसमें थोड़ा टाइम कम देंगे, इसमें हम देंगे 45 सेकेंड।
क्रोमोसोम स्टडी नॉट पॉसिबल इन टीलोफेज। क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन, सो आइडेंटिटी इज लॉस्ट। क्रोमोसोम की स्टडी टीलोफेज में पॉसिबल नहीं है। रीजन दिया है क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बना लेते हैं और उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। चलिए बताइए क्या जाएगा। तुम प्यार है किसी और का। क्रोमोसोम की स्टडी पॉसिबल नहीं है टीलोफेज में, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोमोसोम उस टाइम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम की आइडेंटिटी लूज हो जाती है। रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है। गजब भाई, बर्थडे हमारे आ रहे हैं, बड़ा लुक्खा हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चल रही है तैयारी, रिवीजन तगड़ा चल लो है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल, लीडिंग एज, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ एज कंपेयर टू मेटाफेज। सेंट्रोमियर जो होता है हर एक क्रोमोसोम का, वो पोल की तरफ होता है और आर्म्स पीछे होती हैं, बाबूराव की तरह, हाथ पीछे रहेंगे, मुंडी आगे चलेगी। रीजन दिया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ एज कंपेयर टू मेटाफेज। मेटाफेज में अगर ये एक क्रोमोसोम है, एनाफेज में स्प्लिट करेगा तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम में यहां एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड का नंबर हाफ है। एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में क्रोमैटिड का नंबर हाफ है, बट क्रोमोसोम का नंबर डबल है। तो क्रोमोसोम इज हाफ। देखिए किस तरीके से बनाया, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। देखो यहां पर आपका डबल गया और यहां पर आपका हाफ गया। यहां हाफ सही करवाया और फिर यहां पर डबल सही करवाया। ठीक है, तो एसर्शन आपका सही है। ठीक है, रीजन आपका फॉल्स है, ऑप्शन सी। गजब। इस टॉपिक में एनसीईआरटी में ये आपके डायग्राम थे। ये आपका मेटाफेज है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं। ये मेटाफेज से पहले की तैयारी है। यहां क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे है बट सेंटर पे नहीं है, जिसको आप ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं। यहां क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, यहां सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले गए। यहां 4 क्रोमोसोम है, यहां 8 क्रोमोसोम है, और उसके बाद आपका टीलोफेज आया। आप देखिए रेड ब्लू रेड ब्लू, देख लीजिए रेड ब्लू रेड ब्लू, रेड ब्लू रेड ब्लू। तो यहां पर आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं लेकिन यहां उनका कलर दिख रहा है, मतलब यहां क्रोमोसोम डीकंडेंस हो चुका है क्रोमैटिन में, इसलिए आपको क्लियरली नहीं दिख रहा। आपको डीकंडेंस फॉर्म दिख रही है, आपको जो कलर दिख रहे हैं वो डीकंडेंस फॉर्म आपको दिख रही है, मतलब आपको क्रोमैटिन दिख रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी फॉर्म्ड हो चुकी है और उसके बाद ये सेल्स आपकी इंटरफेस में चली जाएंगी। तो बच्चों आज जो मेरा फोकस था वो रिवीजन पे था और रिवीजन विद रुपेश सर के ऊपर था। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो 2 लेक्चर रिकॉर्डेड दिए थे उसका मैंने आपको लाइव पूरा 1 घंटा 7 मिनट लगा के रिवीजन करा दिया। अगर आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया से हो गया है, आपको चीजें लास्ट टाइम भी समझ आ गई थी और अब और बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं, तो आप एक बार यस लिख दीजिएगा। ठीक है, और कल तैयार होकर आइएगा। ठीक है, 7:40 पे क्लास छोड़ रहा हूं। कल की जो क्लास होगी वो आपकी 8:10, 8:15 तक क्लास होगी। फोटोसिंथेसिस है, पहली क्लास है, सीन बनाना पड़ेगा बेसिक से, तो टाइम लगता है। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। ठीक है, कल तबाही शुरू होगी। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत फाड़ कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, कमेंट करके ऐप में बता देना प्लान ग्रोथ के में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक, थैंक यू।